हम सब ने वो फुटेज देखी है। एक एलिवेटर, एक डरता हुआ चेहरा और वो हाथ जो शायद किसी इनविजिबल साए से गुजारिश कर रहे थे। लेकिन 1 फरवरी 2013 से पहले एलिसा लैम कौन थी? क्या वो सिर्फ एक केस फाइल थी या एक ऐसे इंसान जो अपने ही दिमाग की दीवारों में कैद थी? आज हम उस एलिसा से मिलेंगे जिसे दुनिया ने कभी भी नहीं देखा। 30 अप्रैल 1991 वैंकूवर, कनाडा। एक इमिग्रेंट परिवार में एक नन्ही जान दाखिल होती है। यिन्ना और डेविड लैम, जो हांगकांग से बेहतर जिंदगी की तलाश में कनाडा आए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी एक दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट मिस्ट्री बन जाएगी। एलिसा का बचपन पॉल्स रेस्टोरेंट की खुशबुओं में बीता। वो एक शांत बच्ची थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। स्कूल में उसे क्रिएटिव कहा जाता था, पर वो अक्सर भीड़ में अकेली खड़ी मिलती थी। उसके दोस्तों का कहना था कि एलिसा जब हंसती थी तो लगता था कि सब कुछ ठीक है, पर जब वो खामोश होती थी तो वो कहीं बहुत दूर चली जाती थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़ाई के दौरान एलिसा के अंदर कुछ टूटने लगा। उसे डायग्नोज हुआ बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप 1। दोस्तों, ये सिर्फ मूड स्विंग नहीं होते, ये एक जंग है। एक तरफ मैनिया, जहां आपको लगता है कि दुनिया जीत सकते हैं, आप सोते नहीं हैं और नॉन स्टॉप बातें करते हैं, और दूसरी तरफ होती है डिप्रेशन, एक ऐसा काला गड्ढा जहां से निकलने की उम्मीद खत्म हो जाती है। एलिसा को 4 हैवी दवाइयां दी गई थी: वेल्बुट्रिन, लैमोट्रिजिन, क्वाचापिन और डेक्सेड्रिन। हर सुबह वो एक गोलियां निकलती थी, सिर्फ नॉर्मल महसूस करने के लिए। उसने अपने ब्लॉग में लिखा था, मैं एक मिट्टी की पुतली हूं जो रोज थोड़ा थोड़ा झड़ता रहता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने ही दिमाग में एक कैदी हैं? एलिसा रोज इस कैद से निकलने की कोशिश करती थी। उसने लिखा था कि उसे डर लगता है कि लोग उसे बीमार समझकर छोड़ देंगे। इस डर ने उसे इंटरनेट की दुनिया में धकेल दिया। रियल लाइफ में एलिसा शायद नजर ना आए, पर ऑनलाइन वो एक ईथर फील्ड्स थी। उसका टम्बलर अकाउंट उसकी असली आत्मा थी। वहां उसने हजारों पोस्ट लिखे, फैशन के बारे में, गम के बारे में और अपनी तन्हाई के बारे में। उसने लिखा, I am a walking paradox। एक पोस्ट में उसने जिक्र किया कि वो वेस्ट कोस्ट एपिक पर जाना चाहती है। उसने कहा, मैं थक चुकी हूँ दीवारों से जो मुझे याद दिलाती हैं कि मैं बीमार हूँ। उसके पेरेंट्स डर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि एक लड़की जो साइकोलॉजिकल स्ट्रगल कर रही है, वो क्या अकेले मैनेज कर पाएगी। लेकिन एलिसा जिद पर अड़ गई। उसने कहा, आई नीड टू फाइंड माई सेल्फ। 11 जनवरी 2013 उसने अपना बैग पैक किया। उसने अपनी डायरी में लिखा, डिपार्चर। पर उसे नहीं पता था कि यह उसका हमेशा के लिए फाइनल डिपार्चर होने वाला है। सैंटियागो, सेंटा क्रूज और फिर 26 जनवरी को लॉस एंजलिस। जब वो यूनियन स्टेशन पर उतरी तो एलए की धूप ने उसका स्वागत किया। वो टैक्सी लेती है और एड्रेस देती है, 640 साउथ मेन स्ट्रीट, द सीसिल होटल। लॉबी में दाखिल होते ही उसे वो पुराना चार्म दिखा, पर उस चार्म के पीछे सड़ी हुई दीवारों की बू थी। उसने चेक इन किया स्टे ऑन मेन में। उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और कहा, मॉम डैड, आई एम सेफ, एलए इज वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन उस रात जब वो अपने बेड पर लेटी होगी तो सिसिल की दीवारों ने उसे कुछ तो बताया होगा कि यहां से कोई वापस नहीं जाता। 26 जनवरी 2013 एलिसा लैम ने सिसिल होटल की लॉबी में अपना पहला कदम रखा। बाहर की दुनिया के लिए ये एक सस्ता होटल था, पर अंदर ये एक भूल भुलैया था। एलिसा ने स्टे ऑन मेन के लिए पे किया था।
जो होटल के ऊपर के फ्लोर्स पर एक बुटीक का एक्सपीरियंस का वादा करता था। लेकिन रियलिटी चेक ये था कि लॉबी, लिफ्ट और हॉलवे वही थे जो पिछले 80 साल से मौत के गवाह रहे हैं। एलिसा को रूम 506 दिया गया। ये एक शेयर्ड हॉस्टल स्टाइल रूम था। सोचिए एक ऐसी लड़की जो बाइपोलर डिसऑर्डर से लड़ रही थी, जिसे प्राइवेसी और सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसे दो अनजान लड़कियों के साथ एक कमरे को शेयर करना पड़ता है। उस कमरे की दीवारों का रंग उतरा हुआ था और खिड़की से सिर्फ स्किड रो की गंदी गलियां दिखती हैं। यहां से शुरू होता है एलिसा का वो मेंटल स्पाइरल जो उसे मौत तक ले गया। 2 दिन बीत गए लेकिन रूम 506 में सब कुछ ठीक नहीं था। उन दो अनजान लड़कियों ने, जो एलिसा की रूममेट्स थी, होटल मैनेजमेंट को एक ऐसी कंप्लेंट दी जो इस केस को सबसे बड़ा रेड फ्लैग देता है। उन्होंने कहा, ये लड़की अजीब है, ये हमारे बेड पर कीप आउट के नोट्स लगाती है, ये हमें अंदर आने से रोकती है और अचानक चिल्ला पड़ती है। एलिसा का दिमाग उसे बता रहा था कि वो सेफ नहीं है। उसे लग रहा था कि उसके रूममेट्स उसके दुश्मन हैं। मैनेजमेंट ने फैसला लिया, एलिसा को रूम 506 से निकालकर एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। ये शिफ्ट ही एलिसा की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब वो पूरी तरह अकेली थी। सिसिल की दीवारों और उसके दिमाग के शैतानों के बीच कोई पर्दा नहीं बचा था। 31 जनवरी यहां कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। एलिसा होटल से बाहर निकलकर द लास्ट बुक स्टोर जाती है। वहां की मैनेजर कैटी ऑर्फन, उन्होंने जो बताया वो एलिसा के रूममेट्स की बात से बहुत ही ज्यादा अलग था। कैटी ने कहा, एलिसा बहुत ही खुश थी, वो अपने परिवार के लिए गिफ्ट्स खरीद रही थी, वो मुझसे बातें कर रही थी कि ये कितनी बड़ी किताबें हैं, मैं इन्हें वापस कैसे ले जाऊंगी। She was buying things to take home to her family, to her sister specifically. Feels like a very loving action, and so अब सवाल ये है कि एक लड़की जो होटल में पैरानॉइड थी, वो बाहर इतनी नॉर्मल कैसे हो गई? क्या सिसिल होटल में कुछ ऐसा था जो उसे ट्रिगर कर रहा था? उसने उस रात अपने पेरेंट्स को फोन किया था और कहा, कल मिलते हैं, पर वो कल जो कभी भी नहीं आने वाला था। रात के 10 बजे एलिसा होटल की लॉबी में देखी जाती है। स्टाफ का कहना था कि वो रेस्टलेस थी। वो एलिवेटर की तरफ बढ़ती है। ये वही वक्त है जब वो वायरल एलिवेटर वीडियो रिकॉर्ड होता है। सिसिल होटल का 14th फ्लोर उसकी एक डार्क हिस्ट्री है। 14th फ्लोर सिसिल का सबसे बदनाम हिस्सा था। यह वही फ्लोर है जहां से कई लोगों ने छलांगे लगाई थी। रिचर्ड रेमिरेज इसी फ्लोर के पास रहता था। After an 8-month trial, Ramirez was convicted of all 13 murders and given multiple death sentences. In the 1940s, the Black Dahlia, Elizabeth Short, is rumored to have stayed here before she was killed and dismembered. क्या एलिसा रास्ता भटक गई थी या वो किसी का पीछा छुड़ा रही थी? ध्यान से सोचिए, 5th फ्लोर से 14th फ्लोर तक जाने के लिए उसे जानबूझकर लिफ्ट का बटन दबाना पड़ा होगा। वो गलती से वहां तो नहीं पहुंची होगी। वो वहां बुलाई गई थी या वो वहां किसी तलाश में गई थी। 14th फ्लोर पर एलिवेटर का रुकना और एलिसा का बाहर झांकना, ऐसा लगता है जैसे वो किसी का पीछा कर रही थी या कोई उसका। जब वो लिफ्ट से बाहर निकली, वो लेफ्ट मुड़ी। वहां एक फायर एस्केप था जो सीधा छत पर जाता था। उस रात होटल के सेंसर्स ने कोई अलार्म नहीं बजाया। एलिसा अंधेरे में उन सीढ़ियों से होती हुई उस छत पर पहुंच गई जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। 1:57 AM लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। एलिसा अंदर आती है। चलिए इसे फ्रेम बाय फ्रेम देखते हैं। वो नीचे झुकती है। एक नहीं, दो नहीं, वो पूरे एक रो के बटन्स दबा देती है। मिडिल रो के,
कुछ लोग कहते हैं ये एक पैनिक रिस्पॉन्स है, लेकिन ध्यान से देखिए, दरवाजा बंद नहीं होता है। एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं यहाँ एक सवाल उठाऊंगी। सिसिल का एलिवेटर्स पुराने थे, पर उनका सेंसर इतना भी खराब नहीं था कि वो 2 मिनट तक खुला रहे। क्या बाहर कोई खड़ा था? क्या कोई डोर होल्ड बटन बाहर से दबा रहा था? एलिसा बाहर झांकती है, लेफ्ट राइट लेफ्ट। उसकी गर्दन के हिलाने का तरीका देखिए। वो इंस्पेक्टिंग कर रही है, वो देख रही है कि हॉलवेज के अंधेरे में कोई तो छुपा है। फिर वो लिफ्ट के कोने में दुबक जाती है। वो किससे छुप रही है? कैमरे से या उस साये से जो उसे हॉलवेज में दिख रहा था? चलिए अब आते हैं सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट पर। एलिसा लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। वो हॉलवे में खड़ी है। उसके हाथ देखिए। उसके हाथ अजीब तरीके से मुड़ रहे हैं। उंगलियां फैली हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी से हवा में कुछ बात कर रही है, कुछ फील कर रही है। साइकोलॉजी कहती है ये इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट हो सकता है, जो बाइपोलर मेडिसिन के साइड इफेक्ट से होता है। लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कुछ और देखते हैं। वो कहते हैं एलिसा किसी इनविजिबल एंटिटी के साथ साइन लैंग्वेज में बात कर रही है। वो किससे गुजारिश कर रही थी? वो किसे कह रही थी कि उसे छोड़ दिया जाए? उसके शरीर का पोस्चर ऐसा है जैसे कोई उसे गाइड कर रहा हो। वो 14th फ्लोर की उस फायर एस्केप की तरफ बढ़ती है जो सीधा छत पर जाता है, बिना किसी झिझक के, बिना पीछे मुड़े। एलिसा लिफ्ट से बाहर निकलकर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। उसका रास्ता एक फायर एस्केप की तरफ जाता था, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है। छत पर जाने वाला दरवाजा अलार्म था। अगर कोई उसे खोलता तो पूरे होटल में शोर मच जाता। स्टाफ ने कहा कि उस रात कोई अलार्म ही नहीं बजा। तो एलिसा छत पर कैसे पहुंची? क्या उसने वो पुराना लोहे का रास्ता चुना जो बिल्डिंग के बाहर था? एलिसा 14th फ्लोर की लिफ्ट से बाहर निकलती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। उसके पास 2 रास्ते थे। पहला मेन डोर जो अलार्म था, दूसरा फायर एस्केप जो बिल्डिंग के बाहर लटकती हुई लोहे की सीढ़ियां थी। एक 21 साल की लड़की जो शायद डर से कांप रही थी, वो बिल्डिंग के बाहर की उन खतरनाक सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगती है। पुलिस ने बाद में चेक किया कि अलार्म सच में नहीं बजा था। इसका मतलब एलिसा ने वही रास्ता चुना जो सिर्फ होटल के स्टाफ या कोई पुराना क्रिमिनल ही जानता होगा। इन टैंक्स को ध्यान से देखिए। ये कोई आम टंकियां नहीं थी। ये 8 फीट ऊंची लोहे की टैंक्स थी जो कंक्रीट के प्लेटफॉर्म पर टिकी थी। इन तक पहुंचने के लिए एक लोहे की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। एलिसा की हाइट 5'5" थी और टंकी 8 फीट ऊंची। टंकी के ऊपर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था जहां खड़े होकर आप ढक्कन खोल सके। आपको एक हाथ से सीढ़ी पकड़नी है और दूसरे हाथ से वो 20 किलो का भारी लोहे का ढक्कन उठाना होगा। सोचिए। अब मैं आपको चैलेंज करती हूं कि एक दुबली पतली लड़की अंधेरे में बिना किसी रोशनी के एक हाथ से 20 किलो का वेट कैसे बैलेंस कर सकती है? और अगर वो टंकी के अंदर गिर गई तो ढक्कन वापस कैसे बंद हुआ? और चलिए मान भी लेते हैं कि वो टंकी के अंदर गलती से गिर गई, तो वो ढक्कन वापस कैसे बंद हुआ? सैंटियागो लोपेज, वो मेंटेनेंस वर्कर जिसने बॉडी ढूंढी, उसने पहले कहा था द हैच वॉज क्लोज्ड, यानी ढक्कन बंद था। अगर ढक्कन बंद था तो ये एक्सीडेंट नहीं था, ये डायरेक्टली मर्डर था। 1 फरवरी से 19 फरवरी, उन 19 दिनों में सिसिल होटल में जो हुआ वो किसी हॉरर मूवी से भी बुरा था।
सबीना बॉक जो वहां रुकी थी, उसने बताया जब हमने टैप खोला तो पानी पहले थोड़ा सा काला निकला, फिर थोड़ा साफ हुआ, पर उसके बाद उसका जो स्वाद था वो मेटालिक और बेहद ही अजीब था। We were brushing our teeth using that water. We were showering in that water. We did drink the water, but it did have a funny taste to it. सोचिए, लोग उस पानी से नहा रहे थे, अपने बच्चों को वही पानी पिला रहे थे और अपनी चाय बना रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो एलिसा लैम का डेथ सूप पी रहे हैं। जब पुलिस ने बॉडी निकाली तो वो पूरी तरह ब्लोटेड यानी फूल चुकी थी। वो वहां 19 दिन तक डीकंपोजिशन प्रोसेस से गुजर रही थी। फरवरी सुबह 11 बजे सैंटियागो लोपेज टंकी के ऊपर चढ़ता है। वो ढक्कन हटाकर अंदर झांकता है। उसे पहले सिर्फ कपड़े दिखाई देते हैं, फिर एक चेहरा। वो भागते हुए नीचे जाता है और मैनेजर को बताता है। फायर फाइटर्स को बुलाया गया। वो टंकी इतनी सख्त थी कि उन्हें लोहा काटना पड़ा बॉडी बाहर निकालने के लिए। एलिसा के कपड़े, उसकी वॉच सब टंकी के नीचे पड़े थे। उसे नेकेड देखकर पुलिस ने पहले सोचा कि उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की है, पर रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। क्यों कोई लड़की मरने से पहले अपने पूरे कपड़े उतार कर टंकी में फेंकेगी और फिर खुद कूद जाएगी? क्या ये हाइपोथर्मिया था या किसी ने उसे फोर्स किया था? अब इस बयान को ध्यान से सुनिए। सैंटियागो ने कोर्ट में कहा कि ढक्कन पहले से खुला था, लेकिन एलएपीडी की शुरुआती रिपोर्ट में लिखा था कि ढक्कन बंद था। Even the storage tank has a small lid that allows for looking inside of it, a hinged lid. My understanding is that lid was closed when our officers went up there, and they didn't think someone would climb up or go up onto that lid. अगर ढक्कन खुला था तो ये एक्सीडेंटल हो सकता था, पर अगर ढक्कन बंद था तो कोई दूसरा इंसान वहां जरूर मौजूद था। क्यों पुलिस ने अपनी रिपोर्ट बदली? क्या सैंटियागो पर दबाव डाला गया था? डॉक्टर जैसॉन तोवर की टेबल पर एलिसा की ब्लोटेड यानी फूली हुई बॉडी पड़ी है। रिपोर्ट कहती है कि एलिसा के लंग्स में पानी था, पर बहुत कम। इसका मतलब क्या है? जब कोई जिंदा इंसान डूबता है तो वो जोर जोर से सांस लेता है और लंग्स पानी से भर जाते हैं, पर एलिसा के केस में लंग्स का वजन इतना कम था कि कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि वो मरने के बाद टंकी में फेंकी गई थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आई। ना कोई ड्रग्स, ना कोई अल्कोहल। एलिसा पूरी तरह सोबर थी, लेकिन उसके पेट में उसकी बाइपोलर मेडिसिन्स के ट्रेसेस बहुत ज़्यादा कम थे। इसका मतलब उसने कई दिनों से दवाइयाँ नहीं ली थी। क्या दवाई ना लेना उसे मौत तक ले गया था, या कोई और केमिकल था जो एलएपीडी के टेस्ट में पकड़ा ही नहीं गया? एक सवाल जो हर व्यूअर के दिमाग में है, एलिसा नेकेड क्यों थी? उसके कपड़े, उसकी वॉच, उसकी चाबी सब टंकी के नीचे मिले। डॉक्टर्स ने कहा यह हाइपोथर्मिया हो सकता है। जब शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और आपको लगता है कि आप जल रहे हैं। इसे पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग कहते हैं। लेकिन ज़रा लॉजिक लगाइए, एलिसा पहले टंकी में कूदी, फिर उसे ठंड लगी होगी और फिर उसने 8 फीट गहरे पानी में तैरते हुए अपने सारे कपड़े उतारे, वो भी उस अंधेरे में। ये थ्योरी इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि कोई भी इसे रिजेक्ट कर देगा। जून 2013, 4 महीने बाद एलएपीडी ने ये केस बंद कर दिया। वर्डिक्ट क्या दिया? एक्सीडेंटल ड्रोनिंग ड्यू टू बाइपोलर डिसऑर्डर। केस खत्म। पर क्या ये सच है? उन्होंने पुलिस नेग्लिजेंस पर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने उन मिसिंग वीडियो फ्रेम्स पर भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने सैंटियागो के स्टेटमेंट पर चुप्पी साध ली। ये फैसला एलिसा के परिवार के लिए एक
नया जख्म था। एक बेटी कनाडा से आई थी सपने लेकर और वापस गई एक बॉक्स में। – 2005 में एक फिल्म आई थी द डार्क वाटर। कहानी है एक माँ और बेटी सिसिल जैसे ही एक पुराने होटल में शिफ्ट होते हैं। I think we picked the perfect place to live. मूवी में एलिवेटर खराब है, टैप से गंदा काला पानी आता है और एंड में पता चलता है कि एक लड़की की लाश वाटर टैंक में है। ये फिल्म एलिसा की मौत से 8 साल पहले आई थी। हर एक डिटेल, टंकी का ढक्कन, पानी का रंग, सब कुछ एलिसा के साथ सच हो गया। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या कोई इस मूवी की स्क्रिप्ट को रियल लाइफ में रेप्लिकेट कर रहा था? इंटरनेट के सबसे अंधेरे कानून में एक थ्योरी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, द एलिवेटर गेम। ये एक कोरियन अर्बन लेजेंड है। कहते हैं अगर आप एक लिफ्ट में अकेले हैं और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में बटन्स को प्रेस करते हैं, पहले 4th फ्लोर, फिर 2nd, फिर 6th, फिर 10th और आखिर में 5th फ्लोर, तो लिफ्ट आपको दूसरी दुनिया यानी कि द अदर वर्ल्ड में लेके जाती है। एलिसा ने वही बटन्स दबाए थे, उनका सीक्वेंस बिल्कुल सेम था। 5th फ्लोर उसका खुद का फ्लोर था। रिचुअल कहता है कि 5th फ्लोर पर एक औरत लिफ्ट में आएगी पर आपको उसे देखना नहीं है। एलिसा वीडियो में किससे बात कर रही थी? क्या वो द अदर वर्ल्ड में पहुंच गई थी? इस थ्योरी ने हजारों लोगों को सिसिल होटल भेजा इस गेम को खेलने के लिए। सिसिल होटल आज रेनोवेट हो चुका है पर उसकी मिट्टी से आज भी मौत की बू कभी भी नहीं जाती। एलिसा लैम क्या एक बीमार लड़की थी? शायद हाँ। क्या उसका मर्डर हुआ? मुमकिन है, पर मेरे लिए एलिसा एक वो लड़की है जो बस अपनी तन्हाई से लड़ते हुए एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां से कोई वापस नहीं आता। अगली वीडियो में हम एक नई मिस्ट्री के साथ मिलेंगे। तब तक अपनी लिफ्ट के बटन्स प्लीज़ ध्यान से दबाइएगा।